वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या हुआ हफ्ते के रोज़ जो कलदम दहशतगर्द तंजीम BLA है उसकी तरफ से क्वेटा, मस्तूम, कलात, नुश्की, खारान, तुर्बत, बहुत से गवादर, इन सब इलाकों में हमले किए गए। जब हमले हुए तो सरकारी इमलाक कहीं तो बैंक्स कहीं और जो और इमारतें थीं उन पर भी हमले किए गए, जिनमें आम लोग और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। मगर जवाब में जो सिक्योरिटी इदारे थे उनकी तरफ से भी भरपूर जवाब दिया गया और ये जो हमले थे इनको नाकाम कर दिया गया। दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए 17 एहलकार शहीद हुए और उसके साथ साथ 31 मासूम शहरी भी। फ़ौरन हुकूमत की तरफ से भी रद्द अमल आया। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि 150 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया है। इस वक्त भी हमें बताया यही जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी है इस हवाले से। और अब ये जो नंबर है दहशतगर्द जितने हलाक किए गए हैं 3 दिन में वो 170 से बढ़ चुका है। बट ऑफ कोर्स रिपोर्ट्स आर स्टिल कमिंग इन नंबर्स में और भी तब्दीली हो सकती है। हुकूमत ने भारत और अफ़गानिस्तान की सहूलत कारी का एक दफ़े फिर जो है वो उस पर बात की। अब मगर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यह भी वाज़े कर दिया कि यहाँ कोई सियासी मसला नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अस्करी इशू है और इसका हल भी अस्करी ही होगा, यानी कि मिलिट्री ऑपरेशंस। अब आज जो कौमी असम्बली है और सेनेट है वहाँ भी इस हवाले से डिबेट हुई और उसमें भी जो हुकूमत की तरफ से तकारीर की गई, हम कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का ही उन्होंने मौक़िफ़ जो है उसको दोहराया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो मिसिंग पर्सनस हैं इनका कोई मामला नहीं है, ये एक फ़्रॉड इशू है बकौल उनके। जबकि राना सनाउल्लाह साहब जो भी काबीना का हिस्सा हैं उन्होंने कहा कि किसी अगर मगर के बग़ैर दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। बलूचिस्तान में ना कोई नाराज़ है और ना ही हकूक़ का मामला है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तेल की स्मगलिंग होती है और जो ब्यूरोक्रेसी और दहशतगर्दों का और कबायली इलाकों लोगों का एक नेक्सस है उस पर भी बात की। एक दूसरा व्यू भी मौजूद है इस सारे मामले पर कि जिसको हुकूमत रद्द करती है जब वो कहती है कि वहाँ कोई जो है नाराज़ बलोच नहीं है और वहाँ कोई सियासी मसला नहीं है। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो DG ISPR है वो जैसे बाकी मुल्क में वो बलूचिस्तान में भी जामियात का विज़िट करते हैं, वहाँ जो यंग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं। इस सारे मामले पे हम गुफ्तगू करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब से। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, रिसर्चर हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं बलूचिस्तान के मामलात पे। हमें ज्वाइन करना था शाहिद रिंद साहब ने जो मावने ख़ुसूसी इतलात हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, मगर आखिरी मिनट पर वो अब अवेलेबल नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली कोशिश तो हमारी यही थी और उम्मीद भी यही थी कि हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे पास होगा, मगर शाहिद रिंद साहब कमिटमेंट करके नहीं आए। सो देयर इज़ नॉट मच वी कैन डू अबाउट इट। वेलकम टू द शो रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब। जी काकड़ साहब, आप बलूचिस्तान पे रिसर्च भी करते हैं, वहाँ के रहने वाले भी हैं, किस तरह देख रहे हैं आप ये जो वाक़यात हुए हैं सैटरडे के दिन और जिस तरह उनको नाकाम बनाया है लॉ इन्फोर्समेंट ने? जी, मैं समझता हूँ ये जो वाक़यात हुए हैं ये यकीनन इंतहाई तशवीशनाक है और ये एक संगीन सूरत हाल की निशानदही करती है। और मैं समझता हूँ जो हुकूमती बयानात और मौक़िफ़ है जो अपनी कामयाबी इस बात में गर्दानते हैं कि उन्होंने कितने दहशतगर्द मारे हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि जिन लोगों के साथ आप लड़ रहे हैं या जो आपके साथ लड़ रहे हैं उनके नज़दीक उनमें से आधे तो वैसे ही खुदकुश बम्बार होते हैं, तो वो वो मरने के लिए आए होते हैं। और दूसरा ये कि ये सही। यहाँ तक बात पहुंची कैसे कि 12-13 शहरों में साइमल्टेनियसली इतने बड़े स्केल पे मरबूत हमले करना,
जी काकड़ साहब, बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये भी अब अगर हम देखें, और ऑब्वियसली आप भी इसको करीब से देखते रहे हैं सारे मामले को, कि दहशतगर्दी का मसला ना तो बलूचिस्तान में नया है और ना इस तरीके की के हमले जो हैं वो नए हैं। हमने 2024 अगस्त में भी देखा इस तरह के वाकयात हुए थे। उसके अलावा जो जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल इस तरह के टेररिज्म या दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, वो भी कुछ इसी तरह से होते हैं। जैसे आपने कहा कि दहशतगर्द जो आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि शायद वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे, तो ये कोई खास उस पैटर्न से फर्क तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये पिछले 2-3 साल जो बलूचिस्तान में बलोच अस्करियत पसंदों की जो वायलेंस है, ये उसका तसलसल है। और ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता नई बात इसमें ज़रूर ये है कि ये पहली दफ़ा है कि एक मरबूत तरीके से 12-13 शहरों में साइमल्टेनियसली इतने बड़े हमले किए गए हैं। इससे पहले जो हमले होते थे वो जोग्राफियाई तौर पर एक शहर या उस तक साइमल्टेनियसली महदूद होते थे। तो जो इसकी स्केल है और जो कैपेसिटी दिखाई है अस्करियत पसंदों ने, वो इसमें नई बात है। उसके अलावा ये बिल्कुल तसलसल है जो पिछले 2-3 साल से हम बलूचिस्तान में देखते आ रहे हैं। तो काकड़ साहब, क्योंकि आप इसको 2-3 साल का जिक्र कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 2-3 साल में क्या ऐसा तब्दील हुआ कि ये जो हमले हैं इनमें हम कह सकते हैं कि शिद्दत पसंदी बढ़ी है, या ये ज़्यादा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लीथल हुए हैं? तो ये पिछले 2-3 साल में तब्दील क्या हुआ? बलूचिस्तान तकरीबन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के दहाने पे खड़ा है। और वो खलीज इस वजह से बड़ा है, उसका ताल्लुक दोनों स्टेट और सोसाइटी में जो डेवलपमेंट्स है। स्टेट के लेवल पे पिछले 7-8 साल में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, मसनूई क़ियादत को मुसल्लत करना, रिप्रेशन और सियासी मसलों को ताकत के ज़रिए हल करना, ये वो ड्राइवर्स है जिन्होंने तारीखी तौर पर कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल किया है। इनमें इजाफा हुआ है शदीद किस्म का कि आज जो हुकूमत है उसको बलूचिस्तान में कोई आम आवाम की नज़र में उसको कोई जायज़ हकीकी हुकूमत समझा ही नहीं जाता। इसी तरह से क्रैकडाउन में कि जो पुरअमन सियासी आवाज़ें थी, सियासी अपोजिशन थी, उसको तो आपने दबा दिया है। पुरअमन सियासी जदोजहद और मुखालफत के लिए स्पेस आपने छोड़ी नहीं। तो फिर उसके बाद एक तरह से रियासत लोगों को, नौजवानों को धकेल रही है किसी और तरफ। इसी तरह मैं समझता हूँ समाज के लेवल पे भी, मुआशरे में जो पिछले 10-15 साल में हम ट्रेंड देख रहे हैं, यूथ बल्ज है, सोशल मीडिया है, नौजवानों की एक बड़ी तादाद पढ़े लिखे नौजवानों की है। तो ये ट्रेंड्स कंबाइन करके इन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि जिसमें हमें नज़र आती है कि जो खलीज है रियासत और शहरी के दरमियान वो बढ़ गई है। काकड़ साहब, यहाँ ये जो यूथ पल्ज की आपने बात की, बिकॉज ये तो खैर एक ऐसा इशू है जिसको आप समझते भी हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो बाकी मुल्क में जब हम इस यूथ पल्ज का जिक्र करते हैं तो वी लिंक इट टू द मुशर्रफ ईयर्स, कि उधर से मिडिल क्लास की एक डेवलपमेंट हुई, जो जिस किस्म की हमने तरक्की देखी, मुआशी तरक्की देखी मुशर्रफ के ज़माने में, उसके बाद और फिर ये यूथ पल्ज ऑब्वियसली वोटिंग एज पे पहुंचा है पिछले 1-2 इलेक्शन में। क्या बलूचिस्तान में भी यही ट्रेंड्स रहे हैं जो बाकी मुल्क में रहे हैं, या वहां कुछ फर्क रहा है? जी, बलूचिस्तान में ये जो क्रिटिकल मास है पढ़े लिखे नौजवानों की सूरत में, थोड़ा सा बलूचिस्तान में ये ट्रेंड लैग करता रहा है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। जिस पीरियड का आपने जिक्र किया, ये वो दौर था जब बलूचिस्तान में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और उसके बाद लार्ज स्केल पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, लोग अपने इलाके छोड़ के चले गए। लेकिन ये ट्रेंड बलूचिस्तान में भी थोड़ा देर से हमें नजर आया, और पिछले 10-12 साल में आप अगर देखें तो बलूचिस्तान में जो यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स है उसमें हमें ये नजर आया है, प्रोटेस्ट्स में ये हमें नजर आया है। फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान, मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे नए जिन्होंने उम्मीदें दी उनकी तरफ चली गई। बलूचिस्तान में ये ट्रेंड शुरू में कोमपरस जमातों के साथ इस कॉन्स्टिट्यूंसी की सपोर्ट थी, लेकिन चूंकि पार्लिमानी निज़ाम सियासत में हिस्सा लेके वो कोमपरस न सिर्फ ये कि बलूचिस्तान के बुनियादी मफादात का दिफा करने में नाकाम हुए,
بلکہ ان کو ریاست نے اپنی غلط پالیسیوں کے تھرو ناکام کرا کے یہ ثابت کیا ہے کہ جو عسکریت پسندوں کا نیریٹو تھا اس کو ایک طرح سے تقویت دی ہے. سو جس کے نتیجے میں پچھلے 6-7 سال میں بڑی تعداد میں یہ جو پڑھی لکھی اربن مڈل کلاس ہے یہاں پہ وہ پھر غیر پارلیمانی آپشنز کی طرف گئے ہیں جس میں پرامن اور پرتشدد دونوں آپشنز ہیں اور وہ اس کو انہوں نے جوائن کیا. اچھا کاکڑ صاحب، اب جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا ہے، پھر آپ نے پارلیمانی سیاست کا بھی ذکر کیا، تو سر اگر اس وقت یہی جو جماعتیں تھیں جو ماضی میں ان لوگوں کا شاید ووٹ یا توجہ حاصل کر سکتی تھیں، اگر آج وہ فعال ہو جائیں، اگر آج ان کو پارلیمنٹ میں جگہ مل جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فرق پڑے گا؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں عرفہ صاحبہ، آج سے 20-25 سال پہلے جن اصلاحات اور پولیٹیکل کنسیشنز کی بنیاد پہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا آج ان پہ نہیں ہو سکتا. آج سے 10 سال پہلے جن کنسیشنز پہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا آج وہ ناکافی ہے، جس کا مطلب ہے کہ پروگریسیولی ہر دن کے گزرتے دن کے ساتھ جو صلح اور ریکنسیلیشن کی قیمت ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو آج بالکل اس پہ صرف یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، آج ہمیں زیادہ سبسٹینشل کنسیشنز دینے ہوں گے. آج تو ہمیں پہلے یہاں پہ لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا، بنیادی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینے ہوں گے جس سے یہ مصنوعی نظام کا خاتمہ ہو، لوگوں کا اعتماد اس نظام پہ بحال ہو، تب جا کے پارلیمانی سیاست اور یہ باقی چیزوں جو رسائل وسائل کے حوالے سے کنسرنز ہے ان کو ایڈریس کر کے بات آگے بڑھ سکتی ہے. زیادہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج بھی جن شرائط پہ صلح ہو سکتی ہے، حالات قابو کیا جا سکتے ہیں، آج سے 5 سال بعد ان پہ بھی وہ بھی ناکافی ہوں گے. تو یہ وہ اہم بات ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کس طرح ہمارے حکمرانوں نے شتر مرغ کی طرح اپنے سر ریت میں چھپا لیے ہیں اور وہ پالیسیز اور وہ کام کیے جا رہے ہیں جس سے اس کانفلکٹ پہ وہ آگ پہ تیل ڈال رہے ہیں بنیادی طور پر بجائے اس کو کم کرنے کی. کاکڑ صاحب بٹ ایک یہ بھی تو ویو ہے یہاں، جب آپ جیسے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں یا پوائنٹ آف نو ریٹرن، تو ایک دوسرا ویو بھی ہے، اور وہ ویو یہ ہے کہ ابھی تک یہ شدت پسند، دہشت گرد، جو بھی آپ ان کو کہیں، یہ کسی علاقے کے اوپر قابو نہیں کر پائے. آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اٹیک ہوتا ہے، کوئی کرائسس ہوتا ہے، مگر پھر وہ خود ہی ریٹریٹ کر جاتے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک جو ہم نے خیبر پختونخوا یا فاٹا میں 2007 میں حالات دیکھے، جہاں ٹیریٹوری پاکستان کے کچھ علاقے ان کے قبضے میں تھے، ایسی صورتحال کبھی بلوچستان میں نہیں ہوئی. جی دیکھیں، یہ آرگومنٹ ہے، یہ بلوچ عسکریت پسند تحریک کی ایک لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ پہ بیسڈ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک علاقے کو قبضہ کرنا ان کا ہدف ہی نہیں ہے. ان کا ہدف تو پورے بلوچستان کو آزاد کرنے کا جو ان کا دعویٰ ہے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو شاید ٹیریٹوریلی کسی ایک اس تک ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہتے. دوسرا جو حکمران طبقے کے لیے تشویشناک بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو عام عوام کا غصہ اور ناراضگی ہے، یہ جو وائلنٹ انسرجنسی ہے، یہ تو اس کی صرف ایک مینیفیسٹیشن ہے. آپ اس سے ہٹ کے جائیں، اس بات پہ کنسنسس ہے کہ بلوچستان میں غصہ اور ناراضگی اور ریاست پہ عدم اعتماد اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ عسکریت پسندی کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. بہت بہت شکریہ کاکڑ صاحب، آپ نے ہمارے لیے کالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا اور وہاں جو جرگہ ہوا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کا. خیبر پختونخوا حکومت کے تعلقات وفاقی حکومت سے، اور جو گزشتہ روز جرگہ بلایا چیف منسٹر صاحب نے. آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی.
जो मीडिया रिपोर्ट्स थी उनके मुताबिक उनमें बताया गया कि अमन व अमान के लिए जो ये वफाकी और सूबाई हुकूमत की कोऑपरेशन है या ताउन है, ये बहुत ज़रूरी है। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई, उधर और लोग भी मौजूद थे, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के जो मुशीर ख़जाना हैं मुज़म्मिल असलम साहब, वो मौजूद थे। वफाकी हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी साहब, अमीर मुकाम साहब और राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे। एलामिया भी जारी हुआ, दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई और ऑब्वियसली फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो भी डिस्कस किए गए। वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि कोऑपरेशन की ज़रूरत है और साथ में ये भी ज़िक्र किया कि जो तरक्याती मंसूबे हैं, तालीम, सेहत, रोज़गार, इनके हवाले से भी ताउन की बात की गई है। मुलाकात के बाद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और जिसमें उन्होंने ये कहा कि ना तो इमरान खान साहब के हवाले से बात हुई है और ना ही उनके साथ जो मुलाकातें नहीं होती उन पर कोई गुफ्तगू हुई है। अगर इसके साथ साथ जो एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है, जो गुज़िश्ता रोज़ एक जिरगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बुलाया, ये तीरा के मामलात के हवाले से ही था, जिस पे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान हम कह सकते हैं एक लफ्ज़ी जंग जो है वो जारी है। तो उस पे सोहेल आफरीदी साहब ने ये कहा था कि वो एक जिरगा बुलाएंगे और वहाँ भी ये सारी जो तीरा ऑपरेशन के हवाले से इश्यूज़ हैं उन पर बात होगी। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अरशद अजीज़ मलिक, रेजिडेंट एडिटर है, जंग अखबार के पेशावर से में बेस्ड हैं, और हमें ज्वाइन किया मुश्ताक यूसुफजई साहब ने, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अरशद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते ही बताइए कि ये अगर हम पहले जिरगा की बात कर ले फिर आज की डेवलपमेंट्स पे आते हैं कि क्या हुआ। बहुत अहम जिरगा हमें बताया जा रहा था कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बुलाया है। जी बहुत शुक्रिया आरिफा। एक तो ये था कि दो जिरगे हुए, एक तो बड़ा सियासी इत्तेहाद ने किया जिसके अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें और लोकल तंजीमें थीं, वो शामिल थीं, वो उसमें शरीक हुई। दूसरा जिरगा जो था वो सरकारी तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बुलाया, लेकिन तनकीद ये हो रही है कि जो जिरगा सरकार ने बुलाया उसमें वज़ीर आला साहब ने खिताब किया और चंद दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब किया और वहाँ पे कोई फैसला नहीं हुआ, ना कोई एलामिया जारी हुआ। तो सिर्फ उसको कहा जा रहा है कि ये जिरगा नहीं था बल्कि जलसा था, इस पर ये तनकीद हो रही है। बहरहाल वहाँ पे सोहेल आफरीदी साहब ने एक बात ये भी की थी कि मैं लोगों से पूछूंगा, बड़े दावे भी उन्होंने किए थे कि भाई अब आपको ज़बरदस्ती निकाला गया है, और अगर लोगों ने ये कहा कि जी बिल्कुल हमें ज़बरदस्ती निकाला गया तो मैं आपको वापस छोड़ के आऊँगा। तो कल जलसे में उन्होंने पूछा कि जी आपको ज़बरदस्ती निकाला गया, तो लोगों ने हाथ उठाया, तो फिर उसके बाद ना वापस लेकर गए, तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। तो इस किस्म के दावे किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो अपोजिशन जमातें हैं उनका ये कहना था कि ये जो जिरगे में लोगों को बुलाया गया है ये कोई मशरान नहीं थे, वो 24 रुकनी जिरगा भी गायब हो गया है, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वज़ीर आला साहब कहते थे कि मैं उनसे पूछूंगा, उनसे बयानात लूंगा। तो अपोजिशन का ये कहना है कि जी वहाँ पे जो लोग थे सारे पीटीआई के लोग थे, वर्कर बुलाए गए थे, तो कोई ऐसा जिरगा नहीं था जिसमें मशरान होते इलाके के और सियासी जमातों के नुमाइंदे होते। बिल्कुल सही। मुश्ताक साहब, आपने सुनी बात अरशद साहब की, आप इत्तफाक करेंगे कि जिरगा कम था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा ज्यादा था और इसीलिए जो जिन सवालों के जवाब भी जिनके लिए हम सब इंतजार कर रहे थे वो जवाब भी ना आए। जी बिल्कुल, असल में ये दो जरगे हुए थे। इससे पहले जो जरगा था वो भी सरकारी था और ये जो जरगा हुआ ये भी सरकारी था। तो ये वो उस तरह के जरगे नहीं है जो कबाइल बुलाते हैं जिसमें तमाम अमायदीन आते हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी होती थी, उस टाइप का जलसा नहीं था और जरगा भी नहीं था। असल में आपको पता है कि तिरा के मामले पे सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। दोनों हुकूमतें इसमें शामिल थी, उन्होंने फैसला किया था लोग निकलेंगे वहाँ पे फिर ऑपरेशन होगा, लेकिन जब हालात ख़राब हो गए और अब ये हालात वहाँ पे इस काबिल है ही नहीं कि ऑपरेशन किया जाए, तो जब लोगों को तकालीफ ज़्यादा हुई तो अब दोनों पीछे हट रहे हैं और दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन्होंने काफ़ी सियासत की, लेकिन लोगों को अंदाज़ा है। और अभी जब जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब ने इसको हैंडल किया, पैसे दिए और अपने लोगों से कहा कि इसको टोकन दे दे जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बाद में इनको तकलीफ होगी, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे कबाइल हैं कि जो एफआर पेशावर में है, बाड़ा में है और इनके आईडी कार्ड तिरा के हैं। अब हर बंदा चाह रहा है कि मुझे
رجسٹر کراؤ. تو میرے خیال میں جو جنون ایشوز ہیں, اور کل بھی جو جرگہ ہوا تھا, لوگوں نے کہا کہ ہمیں اور کچھ نہ دے, ہمیں امن دے اور ہمیں اپنی عزت سے اپنی جگہ واپس بھیج دے, اور اب ہم کچھ نہیں چاہتے. تو میرے خیال میں ذمہ داری صوبائی حکومت کی بھی ہے, مرکزی حکومت کی بھی ہے کہ اس پہ سیاست نہ کرے, ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائے, اور جس وقت لوگوں کے جو جنون مسائل ہیں طرح کے لوگوں کے, اس کو ایڈریس کرے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ارشد عزیز ملک صاحب سے اور مشتاق یوسف زئی صاحب سے. ارشد صاحب, اور اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے, کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ یہ کس لیے یہ ملاقات جو تھی طے کی گئی؟ کیونکہ obviously NFC کا بھی معاملہ جو ہے اس پہ بہت گفتگو ادھر ادھر سے ہو رہی ہے. پھر خیبر پختونخوا کی حکومت کی شکایات ہیں NFC کے حوالے سے کہ جو فاٹا کے انضمام کے لیے پیسے تھے وہ نہیں ملے. پھر دہشت گردی کا ایشو ہے. تو یہ ملاقات, ایک تو بتائیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے جو سورسز ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی خواہش پر یہ ملاقات ہوئی ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوشائند ہے, لیکن 3.5 مہینے جو ہیں وہ ضائع کیے گئے. وفاق کے ساتھ ماجرائی شروع کی گئی, اور جو صوبے کے جو مسائل تھے ان پر بات چیت نہیں ہو سکی. اب اگر یہ ملاقات ہو رہی ہے تو اب بھی اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ مسلسل تنقید ہو رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے وہاں جا کے عمران خان صاحب کا ایشو نہیں اٹھایا, اور انہوں نے خود بھی ایکسیپٹ کیا کہ جی میں نے عمران خان صاحب کا یا ان کی بہنوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو سوشل میڈیا ان کی جو ٹیم ہے وہ زیادہ پاورفل ہے پارٹی سے بھی زیادہ. جتنے فیصلے اگر پارٹی کرتی ہے وہ اس کو ریورس کروا دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو بہت سارے ایشوز ہیں, جیسے آپ نے معاف بھی کریے بتایا. ارشد صاحب, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تو یہ کیوں ملاقات کرنے کے لیے کہا وزیر اعلیٰ صاحب نے؟ مطلب کہ کیا ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے وہ, کہ چاہے وہ گورننس کے ایشو تھے اور عمران خان صاحب نہیں تھے, بٹ واٹ ور دی ایشوز؟ دیکھیں, سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جب تک میری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوگی, ان کی اجازت نہیں ہوگی, میں کسی سے ملاقات بھی نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی میٹنگ میں جاؤں گا. تو اب دیکھیں نا, 3.5 مہینے بعد آپ نے ایک یو ٹرن لیا اور آپ نے رابطہ کیا, اور اس رابطے میں کچھ لوگوں نے کردار ادا کیا ہے. کچھ صوبائی لوگ ہیں, کچھ وفاق کے لوگ ہیں, انہوں نے ایک رابطہ کاری کی ہے اس کے اندر تاکہ یہ ملاقات ہو سکے. اور جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں اس ملاقات کے اندر یہی بات کی گئی ہے کہ جی ہمارے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کیے جائیں, جو ہمارے مسائل ہیں وہ ان کے سامنے رکھے گئے ہیں. فاٹا کے مرجر کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جناب اتنے پیسے ہمیں ابھی تک نہیں مل رہے اور حکومت چلانے میں انتہائی مشکلات ہیں. عارفہ, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ صوبے کو جتنے فنڈز ملتے ہیں تقریباً 93% جو فنڈز ہوتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں, اور صوبے کو اس وقت کافی مشکلات ہیں اور شدید بحران ہے یہاں پہ, اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو جب تک وفاق سے پیسے نہیں آئیں گے صوبہ نہیں چل سکتا. تو اس بات کو ریئلائز کرنے میں 3.5 مہینے خرچ ہوئے اس میں. تو 3.5 مہینے ضائع کرنے کے بعد اب یہ ہیں, تو وزیر اعظم صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کچھ ملاقاتیں ہوں گی اور میٹنگز بھی کال کریں گے, اس کے اندر صوبے کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں ان پر بات ہوگی. مشتاق صاحب, ارشد صاحب کی باتوں سے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں یہ کافی پرانے ہیں. تو سر, کیا ہم یہ سمجھیں کہ گنڈاپور صاحب کے زمانے میں بھی اس طرح کے مسائل تھے جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے, اور بھی بہت ایشوز ہیں حکومت کو, صوبائی حکومت کو؟ بالکل اسی طرح ہے, اور جو ابھی مشکلات ہیں سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ, تو یہی مشکلات کم و بیش علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ بھی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ پارٹی کا سوشل میڈیا بھی کافی مضبوط ہے اور کچھ پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے مختلف گروپس میں, تو پھر علی امین صاحب نے راستے بنائے مرکز کے ساتھ, وفاقی حکومت کے ساتھ, اور پھر معاملات جو ہیں وہ ٹریک پہ انہوں نے ڈالے تھے, لیکن پھر ان کو ہٹایا گیا. تو اب ان کے لیے بھی کافی مشکل ہے سہیل آفریدی صاحب کے لیے, کیونکہ پارٹی کے اندر کچھ سمجھدار لوگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ مہاجرائی کا ماحول بنائے, کیونکہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہم ڈیپینڈنٹ ہے وفاق پہ, جو ہمارے محصول وہاں سے آتے ہیں. تو اس کے لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو لینگویج یہ استعمال کر رہے ہیں مختلف فورمز پہ, جو وہاں پہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہے ان کے خلاف. بہتر طریقہ یہی ہے, ان کو سمجھایا گیا, مشورے دیے گئے کہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں, اور بے شک آپ چیف منسٹر ہیں, پارٹی کی معاملات جو ہیں دیگر لوگوں کے حوالے کریں,
अब भी आपने देखा कि मुलाकात तो हो गई, लेकिन लोग इनके पीछे हट गए, पीछे पड़ गए। तो मेरे ख्याल में इनको ये टास्क लेना पड़ेगा सूबे की खातिर, सूबे की आवाम की खातिर, क्योंकि जिस तरह मलिक साहब ने कहा, इस वक्त सूबे को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और ये विभाग के फाइनेंशियल हेल्थ के बगैर मुमकिन नहीं है। अरशद साहब, जब आप कहते हैं कि सूबे को बहुत सारे मसाइल का सामना है, क्या अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, आप इस हवाले से बात करें, या तनख्वाहें देने में भी सूबाई हुकूमत को दिक्कत हो रही है? जी बिल्कुल, ये इस तरह है कि सूबे को महीने में 2 दफ़ा वफाक से फंड्स आते हैं। एक दफ़ा तो तनख्वाहों के लिए और जो जारी तरक्याती या जारी जो फंड्स होते हैं वो आते हैं, फिर उसके बाद डेवलपमेंट की मद में आते हैं। सूबाई हुकूमत बार-बार ऐलान कर चुकी है कि वो बड़े प्रोजेक्ट करने जा रही है, जैसे स्वात मोटरवे का जो सेकंड फेज़ है वो शुरू करना है। पेशावर के लिए कुछ 100 अरब रुपए का ऐलान किया गया है, और आपको पता है सोहेल अफरीदी साहब ने मर्ज एरिया के लिए 1000 अरब रुपए का ऐलान कर रखा है। इसी तरह पेशावर के अंदर बहुत सारे मंसूबे हैं, पेशावर डीआई खान मोटरवे है। तो सूबाई हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि वो ये अखराजात बर्दाश्त कर सके। आप मुझे बताएं, जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा पूरे जो फाटा का मर्ज एरिया है उसके लिए आप 1000 अरब रुपए का ऐलान करते हैं, आपके पास पैसे जो हैं वो 100 अरब भी नहीं है। तो ज़ाहिर है लोगों की अब तवक्कुआत हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जी वज़ीर आला चूँकि फाटा से आया है तो फाटा में डेवलपमेंट होगी, रोजगार की फराहमी होगी, वहाँ पे सड़कें बने, वहाँ पे सही। अस्पताल बने, वहाँ स्कूल बने। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे वहाँ पे नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि पार्टी के अंदर एक जो ग्रुप है वो वज़ीर आला को कोई काम नहीं करने देता। आज आप देख लें तो सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है कि सोहेल अफरीदी साहब ने इमरान खान को माइनस कर दिया है। यानी वो जो प्राइम मिनिस्टर के साथ ठीक। बात मिलना चाहते थे, तो उस मिलने में उन्होंने इमरान खान साहब का इशू नहीं उठाया, तो अब उनको पार्टी के अंदर से फिर मुश्किलात का सही। सामना होगा। दूसरी जनब वो हुकूमत चलाना चाहते हैं तो उनके पास पैसे नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किलात है। कोई आसान नहीं है सूबे को चलाना इस वक्त। बिल्कुल सही जी। मुश्ताक साहब, तो आपको लगता है कि आज की ये जो मुलाकात हुई है, पार्टी से जो तनकीद आ रही है वो एक तरफ, मगर इस मुलाकात के बाद आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत से भी कोई ताउन मिलेगा सूबाई हुकूमत को, खास तौर पे जहां फंड्स का मामला है? बिल्कुल, असल में इसका इन्हिसार जो है वो सोहेल अफरीदी साहब और उनकी हुकूमत के रवैये पे है कि वो किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं मुस्तकबिल में। तो मेरे ख्याल में अगर इनका रवैया दुरुस्त रहता है और वो विफाक के साथ मिलके इश्यूज़ को हल करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल में विफाक जो है ज़रूर चाहेगा कि वो सूबे की मदद करे, क्योंकि जब सूबा ख़राब होगा, सूबे की बदहाली होगी, तो ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट जो है वो पीडल हुकूमत पे होगी, बाकी मुल्क पे होगी। तो अब डिपेंड करता है कि ये सोहेल अफरीदी साहब और उनके बाकी करीबी लोग हैं, वो किस तरह बिहेव करते हैं विफाक के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने ये वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।